हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज की हमारी वीडियो है जिसमें मैं ग्रामर के लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ और उसमें साथ ही हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिर ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज whose car has been stolen still remains a mystery। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन जो स्टेटमेंट दी है ये क्लॉज है और आपको बताना है कि ये कौन सी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है या फिर नाउन क्लॉज है। इसकी क्वालिटी को आपको पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि किस तरीके से बनेगा ये। whose car has been stolen। देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम क्लॉजेस को पहचानते हैं तो उनकी मतलब सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग उन्हें समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर एडजेक्टिव क्लॉज होगी तो वो कहीं ना कहीं नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रही होगी, तभी वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। अगर वो नाउन होगा तो नाउन क्लॉज हुई तो वो किसी ना किसी सेंस के बारे में बात कर रही होगी, मतलब किसी ना किसी पर्सन, थिंग या फिर किसी प्लेस के बारे में बात कर रही होगी। साथ ही अगर हम एडवर्ब क्लॉज की बात करें तो वो ओवरऑल सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रही होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कहा गया है whose car has been stolen, जिसकी कार चोरी हो गई थी, still remains a mystery। ठीक है, अब इसकी सेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज a small altercation between the children started off a riot। देखिए यहां पर आपको अपोजिट बताना है इसका। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अपोजिट कौन से वर्ड का? ये जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया है इसका आपको अपोजिट बताना है, क्या होगा? ऑल्टरकेशन, अ स्मॉल ऑल्टरकेशन बिटवीन द चिल्ड्रन स्टार्टेड ऑफ अ रियॉट। What does it mean? ऑल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? यस, इसका मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, अब क्वेरल की बात करें तो क्वेरल क्या है? इसका सिनोनिम है ना। और अगर ऑप्शन सी की बात करें कंटेस्ट तो प्रतियोगिता को बोलते हैं, ठीक है, या कंपटीशन बोलते हैं। रेस ये भी दौड़ है, लेकिन अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फ्रेंडली डिस्कशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज he was deeply hurt by his curt reply। देखिए यहां पर जो ये कर्ड वर्ड दिया है इसका आपको अपोजिट बताना है, क्या होगा इसका अपोजिट? ऑप्शंस आर एब्रप्ट, शॉर्ट, एक्सपेंसिव, रूड। देखिए इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अपोजिट पूछा गया है ना। कर्ट मतलब क्या होता है? कर्ट रूड का ही सिनोनिम है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। अब अगर बाकी सब वर्ड्स का मीनिंग देखें तो शॉर्ट ये भी रॉन्ग है, एब्रप्ट भी रॉन्ग है। अगर हम अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चलें तो एक्सपेंसिव हो सकता है, हालांकि एक्सपेंसिव इतना सूटेबल वर्ड नहीं है इसका अपोजिट, लेकिन अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लें तो इसका राइट आंसर एक्सपेंसिव होगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, क्योंकि कर्ट का मतलब होता है रूखा जवाब देना किसी को। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर फोर्थ इज द रिसेंट विक्ट्री इन द टूर्नामेंट फाइनल्स इज अ फीदर इन द कैप ऑफ आवर फुटबॉल कैप्टन। तो देखिए ये जो अंडरलाइन वर्ड दिया है अ फीदर इन द कैप, इसका करेक्ट वर्जन बताना है। क्या यही सही है या इसकी जगह कुछ और आना चाहिए? बताइए। अ फीदर इन द कैप, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अ कैप फुल ऑफ फीदर्स, अ फीदर्ड कैप, अ ब्लैक मार्क, एन अचीवमेंट। आई थिंक ये सही है, बस हमें इसका मीनिंग बताना है। मुझे लगा इसका इंप्रूवमेंट है, सॉरी फॉर दैट। फीदर इन दी कैप, इसका मीनिंग क्या होता है? यस, फीदर इन दी कैप का मतलब होता है एन अचीवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट
क्वेश्चन 5th इज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर टेयर्ड विद द सेम ब्रश। तो टेयर्ड विद द सेम ब्रश, इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ट्रीटेड इक्वली, प्रोफेस द सेम पॉलिसीज, हैव द सेम मेरिट्स, possesses the same defects. What is the correct answer? देखिए, और यहाँ टेयर्ड ना हो गया, आई थिंक ट्रीटेड होना चाहिए। ठीक है, ये एक टाइपिंग एरर है। विद द सेम ब्रश, क्या होगा इसका मतलब? टेयर्ड विद द सेम ब्रश का मतलब होता है possesses the same defects। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक ही प्रकार के दोष का भाव देता है जो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 6th इज द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन कट ऑफ द रजिस्टर। तो कट ऑफ, क्या ये सही है या इसकी जगह कुछ और आना चाहिए? ऑप्शन है कट आउट, स्ट्रक आउट, स्ट्रक ऑफ, नन ऑफ द अबव। तो बताइए, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या यहाँ पर ये जो हमारी फ्रेजल वर्ब है ये करेक्ट है? द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन कट ऑफ द रजिस्टर। देखिए, कट ऑफ की जगह यहाँ पर ज्यादा सूटेबल क्या होगा? स्ट्रक ऑफ। ठीक है, स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक क्या है? स्ट्रिक, ये जो वर्ड होता है हमारा स्ट्रिक, स्ट्राइक ऑफ, STRIKE, स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ का मीन्स होता है कि हटा देना। ठीक है, स्ट्राइक ऑफ का मतलब जैसे रजिस्टर से यहाँ से नाम हटा दिए गए, इस तरीके से। और स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक ऑफ। ठीक है, पास्ट टेंस है स्ट्रक ऑफ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज दिस इज अ मैटर I had rather not to talk about। तो जो अंडरलाइन सेंटेंस है हमारा, इसको हमें देखना है कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है या ये सही है। दिस इज अ मैटर आई हैड रादर नॉट टॉक अबाउट। ऑप्शंस हैं ऑफ विच आई हैड रादर नॉट टॉक अबाउट, और आई रादर नॉट टॉक अबाउट, देन आई हैड रादर नॉट टॉक अबाउट, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, आई हैड रादर नॉट टॉक अबाउट। इसकी जगह जो करेक्ट होगा वो होगा दिस इज अ मैटर ऑफ विच आई हैड रादर नॉट टॉक अबाउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज द मोर सुटेबल वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। अब इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, ये अभी सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट। अब इसे जब हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो किस तरीके की फॉर्मेशन होगी इसकी? यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक है, जिनसे मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो हम यहाँ पर एक इसमें से एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सी इज साइलेंट एंड दिस प्रूव्स हर गिल्ट। द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट। हर गिल्ट इज प्रूव्ड बाय हर साइलेंस। हर साइलेंस गोज टू प्रूव हर गिल्ट। क्या, कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? देखिए, एंड से जुड़ने वाले तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ठीक है, किस तरीके से बनेगा कॉम्प्लेक्स? यस, द फैक्ट दैट शी इज साइलेंट प्रूव्स हर गिल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर द फैक्ट और दैट से जुड़ा हुआ है। दैट से जुड़े हुए सेंटेंस ज्यादातर कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द बिगिनिंग एंड। देखिए,
ये भी एक हमारा सिंपल सेंटेंस है, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द बिगिनिंग एंड। अब इसको भी हमें कॉम्प्लेक्स में ही चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से चेंज करेंगे हम? आई वॉज द फर्स्ट हु रीच द बिगिनिंग एंड। ऑप्शन बी है आई ओनली इट वॉज टू हैव रीच द एंड दैट वॉज बिगिनिंग। दिस इज टोटली रॉन्ग, पढ़ के ही पता चल रहा है। इट वॉज मी अलोन टू बी द फर्स्ट टू रीच द एंड। I was the first winner to have reached the end which was winning। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन सही होगी इसकी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई वॉज द फर्स्ट हु रीच द बिगिनिंग एंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 इज द बेबी हैज़ अ वेरी डेलिकेट बॉडी। तो यहाँ पर डेलिकेट का अपोजिट बताना है। एंटोनिम क्या होगा डेलिकेट का? ऑप्शन है क्रूड, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, बॉनी। देखिए डेलिकेट मीन्स क्या होता है? बहुत ही नाजुक, ठीक है। और अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रूड का मतलब आपको पता ही है कच्चे माल से है। हार्ड मतलब कठोर होता है। बॉनी मतलब मोटा ताजा होना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 इज द करेक्ट स्पेलिंग इज। अब क्लोरोफिल की करेक्ट स्पेल क्या होती है आपको बताना है। यस, what is the correct spell of chlorophyll? देखिए क्लोरोफिल की जो करेक्ट स्पेल होती है वो है CHLOROPH, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CHLORO क्लोरोफिल, PH/LL। Moving to the next question। 12 is इम्बेंसाइल। इम्बेंसाइल का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा? इम्बेसाइल। ऑप्शन है आस्टिट्यूट या आस्ट्यूट, कनिंग, स्टूपिड, लुडिक्रस। सिनोनिम बताना है बेसिकली आपको इम्बेसाइल का। देखिए इम्बेसाइल मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु इज अ फूल, ठीक है। एक तरीके से इम्बेसाइल का मतलब मूर्खता से है, मूर्ख से है, ठीक है। और इसका अगर हम सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? स्टूपिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज गेटी। गेटी का नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। डेक्सटेरिटी, वंडर, कलरफुलनेस, जॉलिटी। गेटी का मीनिंग क्या होता है? यस, गेटी मीन्स होता है हैप्पीनेस, ठीक है, प्रसन्नता। और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा? जॉलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी सब जैसे डेक्सटेरिटी है तो डेक्सटेरिटी मीन्स क्या होता है? निपुणता होना किसी चीज में, ठीक है। वंडर आश्चर्य को बोलते हैं। कलरफुलनेस रंगीन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 इज you have to practice hard in order to win the match। you have to practice hard in order to win the match। अब इसका नेगेटिव फॉर्मेशन बताना है। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करें तो किस तरीके से बनेगा? ठीक है, अभी ये पॉजिटिव में है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें नेगेटिव में करनी है, लेकिन सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होनी है। यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच।
तो किस तरीके से नेगेटिव में चेंज करेंगे? ऑप्शन है अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच. अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच. अनलेस यू विल प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच. सॉरी, यहाँ पे विन आना चाहिए था. ठीक है, अनलेस यू कांट प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच. विच ऑप्शन इज द करेक्ट? देखिए, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है. ठीक है, तो हम अनलेस के साथ में नॉट का यूज नहीं करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब इसमें अनलेस डोंट आ रहा है, ये भी रॉन्ग है. अगर हम डी की बात करें, अनलेस यू कांट, दिस इज आल्सो रॉन्ग. अनलेस यू विल प्रैक्टिस हार्ड, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड. तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, बी और सी में से? यस, इसका बी पार्ट सही है. अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज दे एडवाइज्ड हिम डैश वेट. तो इसके साथ किस प्रपोजिशन का यूज करेंगे? टू, इन, इनटू, टिल. दे एडवाइज्ड हिम टू वेट, इन वेट, इनटू वेट, टिल वेट. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए, यहां पर वेट के साथ क्या आना चाहिए? टू. दे एडवाइज हिम टू वेट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16. द ट्रेन स्टार्ट्स dash 6:10 so you had better to be at the station dash 6. तो ये जो दो ब्लैंक दिए हैं इनमें कौन सी प्रपोजिशन आनी चाहिए? बाई, एट, ऑन, बाई, एट, बाई, एट, ऑन. देखिए, एट का यूज कब होता है? जब हम किसी को फिक्स टाइम बता रहे होते हैं. ठीक है, कोई निश्चित टाइम की बात हो तो उस सिचुएशन में हम एट का यूज करते हैं. जैसे यहां पर द ट्रेन स्टार्ट्स एट, ठीक है, 6:10. नेक्स्ट है सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाई 6. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल. तो यहां पर हमें इसकी वॉइस चेंज करनी थी. एक्टिव वॉइस से इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में चेंज करते समय हमें तीन चीजें पहचाननी होती हैं. एक तो सब्जेक्ट, एक वर्ब के साथ उसका टेंस एंड ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ है दे ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल. तो किस तरीके से बनेगा? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना वो माई प्रपोजल ही है, तो इसको शुरू में ले जाएंगे, माई प्रपोजल. ओके, अब हमारा टेंस देखते हैं. टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट. अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की वॉइस चेंज कर रहे हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है. अब सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे. तो ऑप्शन ए तो वैसे ही कट हो गया. ठीक है, बाकी तीन में देखते हैं. माई प्रपोजल वाज. ठीक है, देयर प्रपोजल नहीं आने वाला इसलिए डी भी रॉन्ग है. माई प्रपोजल वाज. नेक्स्ट, अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. यहाँ बेसिकली सेकंड फॉर्म है लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है इसलिए ऑब्जेक्टेड ही आएगा. माई प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू बी दैम. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आई थिंक ये दोनों ऑप्शन एक साथ, ये टाइपिंग एरर हो गया, दोनों ही सही. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट मानेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट. जस्ट अ मिनट, इसमें एक टाइपिंग एरर भी है. यहाँ पे ऑब्जेक्टेड बाय देम होना चाहिए था ना. यस, जस्ट अ मिनट. यस, यहाँ पे होगा माई प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड बाय देम. ठीक है, दोनों में मिस्टेक थी. मूविंग टू द नेक्स्ट. 18 इज डैनियल इज. नेक्स्ट ऑप्शन है इनोसेंट. वाई आर यू एंग्री ऑन हिम.
तो यहाँ पर हमें एरर फाइंड आउट करना है। एक सेंटेंस को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। डैनियल इज इनोसेंट, व्हाई आर यू एंग्री ऑन हिम। तो जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, डैनियल इज करेक्ट है, इनोसेंट करेक्ट है, व्हाई आर यू करेक्ट है, लेकिन एंग्री ऑन नहीं होता, ठीक है, एंग्री विद होता है। एंग्री विद समथिंग, सॉरी, एंग्री विद समवन एंड एंग्री एट समथिंग, ठीक है। तो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके साथ हम एट लगाते हैं एंग्री के साथ, और लिविंग पर्सन है तो सॉरी एंग्री विद का यूज करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है, एंग्री ऑन नहीं होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज चूज द करेक्ट स्पेल्ड। अब यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का करेक्ट स्पेल बताना है, क्या होगा। यस, एंटरप्रेन्योर की करेक्ट स्पेल क्या है? ENTREPRENEUR, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज हिज बिहेवियर एट सोशल गैदरिंग्स इज लॉडेबल, ठीक है। अब लॉडेबल का अपोजिट क्या होता है? कंडेमनेबल, इम्पोलाइट, अनप्लीजेंट, रिपल्सिव। लाउडेबल मीन्स क्या होगा? देखिए, लॉडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, ठीक है। अब इसका अगर हम अपोजिट करें तो अपोजिट क्या हो जाएगा? कंडेमनेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? निंदनीय। ओके, इम्पोलाइट असिस्ट को बोलते हैं, अनप्लीजेंट दुखद हो जाएगा, रिपल्सिव घृणित हो जाएगा। लेकिन अगर हम लॉडेबल का अपोजिट माने तो वो कंडेमनेबल ही होगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करके रखें सारे नोटिफिकेशन, जिससे कि आप तक पहुंच सके, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं ये वीडियोस, तो आपको सारी देखनी है। जिसने प्रीवियस नहीं देखी है उन्हें भी देख लें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।